हम सबकी फेवरेट टेलीविजन शो स्ट्रेंजर थिंग्स की लेटेस्ट और फाइनल सीजन 5 लॉन्च होने वाली है एंड डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस सीजन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे में कैसा होगा सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक पूरे के पूरे सीरीज का एक फ्रेश न्यू रिवीजन, जहां पर हम बेसिकली स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक आपको पूरे के पूरे सीरीज की एक समरी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आपने इस सीरीज को अब तक नहीं देखा है और आप अपने पेस पर इस सीरीज को एंजॉय करना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि ये पूरी की पूरी वीडियो आपके लिए स्पॉइलर होने वाली है। होपफुली मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया होगा, तो अब देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सीरीज की शुरुआत होती है 1983 के अमेरिका के इंडियाना में, जहां पर एक रात विल बायर्स, जो बेसिकली 12 साल का एक छोटा सा लड़का होता है, अपने दोस्तों माइक व्हीलर, लूकस सिंक्लेयर और डस्टिन हेंडरसन के साथ डंजन्स एंड ड्रैगन का गेम खेलने के बाद एक रात अपनी साइकिल से घर की तरफ जा रहा होता है, बट बीच में ही उसे एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर किडनैप कर लेता है। ऑफ कोर्स उसकी माँ जॉर्ज बायर्स और उसका भाई जॉनथन बायर्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन आगे चल के कुछ समय बाद जॉयस ये बात क्लेम करती है कि उसका बेटा लाइट्स के थ्रू उसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है और वो अपने इसी कंसर्न को पुलिस ऑफिसर जिम हॉपर के पास बार बार लेकर जाती है। पूरे के पूरे हॉकिंस को यही लगता है कि वो सदमे में आ चुकी है और उसका दिमाग खराब हो चुका है। वहीं पर बाकी के उसके दोस्त माइक, लूकस और डस्टिन उसे ढूंढने की अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन उसे ढूंढते हुए उन्हें एक लड़की मिलती है जिसके हाथ पर 11 छपा होता है, इसीलिए वो उसे 11 बुलाने लगते हैं। जल्दी ही उन्हें पता चलता है कि उसके पास टेलीकिनेटिक पावर्स हैं और वो बेसिकली पास की हॉकिंग्स लैब से भागी है, जहां पर अलग अलग प्रकार की अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और यहीं से उसे ये पावर्स मिले हैं। इस फैसिलिटी को लीड करने की जिम्मेदारी डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर की है, जिसे 11 पापा कहती है, क्योंकि इसी आदमी ने उसे बड़ा भी किया है और इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए मैनिपुलेट भी। आगे जाकर पता चलता है कि यहाँ पर 11 का इस्तेमाल हॉकिंग्स लैब एक अलग दुनिया का रास्ता खोलने के लिए कर रहा है, वो दुनिया जहाँ पर चीजें उल्टी और बेकार हालत में हैं। इसीलिए यहाँ पर बच्चे इसे अपसाइड डाउन कहना शुरू करते हैं। इसी अपसाइड डाउन में विल को किडनैप करने वाला वो मॉन्स्टर भी रहता है, जिसे यहाँ पर बच्चे डेमोगॉर्गन बुलाना शुरू करते हैं और इसी डेमोगॉर्गन और इस दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए ही उसे ये सारी पावर हॉकिंग्स लैब ने दी थी। दूसरी ओर माइक की एक बड़ी बहन भी होती है जिसका नाम नैन्सी व्हीलर होता है और वो बेसिकली स्टीव नाम के एक एरोगेंट लड़के को डेट कर रही होती है, जिसके लिए नैन्सी की बेस्ट फ्रेंड बार्ब बहुत ज्यादा कंसर्न्ड होती है। विल का बड़ा भाई जॉनथन एक्चुअली नैन्सी को बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन वो उसे बोल नहीं पाता। इवेंचुअली स्टीव एक्चुअली नैन्सी, बार्ब और अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी थ्रो करता है, लेकिन बार्ब पूल के पास अकेले बैठना पसंद करती है। वहीं दूसरी तरफ जॉनथन दूर से नैन्सी की फोटो खींचने के लिए स्टीव के घर से दूर छुपा होता है। इसी दौरान वही सेम अननोन क्रीचर बार्ब को भी किडनैप कर लेता है और जॉनथन नैन्सी की फोटो लेने के दौरान गलती से बार्ब के मॉन्स्टर की एक छोटी सी झलक को कैप्चर कर लेता है। खैर, इन सब के दौरान पुलिस को हॉकिंग्स के पास वाली तालाब में विल की लाश मिल जाती है, जिसे एक्चुअली जॉयस बायर्स अपना बेटा मानने से मना कर देती है। जिम हॉपर को भी थोड़ा बहुत शक होने लगता है और वो बेसिकली इन डॉट्स को कनेक्ट करता है हॉकिंग लैब से, और जब वो बॉडी को इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चलता है कि विल की बॉडी नकली है और उसमें रुई भरी हुई है। दूसरी ओर नैन्सी अपना क्रूसेड चालू करती है और वो जॉनथन के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर को ढूंढने की कोशिश करती है और उसे जंगल के बीच में एक ओपनिंग मिलती है, जिसके थ्रू वो अपसाइड डाउन में चली भी जाती है फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन इस मॉन्स्टर के डर की वजह से वो वापस चली आती है। इसके बाद वो और भी ज्यादा तैयारी करके अपसाइड डाउन में जाने का प्लान करते हैं, बट स्टीव के साथ लड़ाई के दौरान जॉनथन और नैन्सी एक्चुअली अरेस्ट हो जाते हैं। फाइनली यहाँ पर जॉयस और हॉपर जॉनथन और नैन्सी के साथ आते हैं। वहीं पर दूसरी ओर 11 के पीछे हॉकिंग लैब्स और उसकी सिक्योरिटी पड़ जाती है, जिससे जान बचाकर बच्चे और 11 एक साथ छुप जाते हैं जंक यार्ड में जाके। इवेंचुअली यहाँ पर जॉयस, हॉपर बाकी के बच्चों के साथ भी मिलते हैं और यहाँ पर 11 अपना पूरा का पूरा सच उनके सामने रिवील करती है। जिम हॉपर और जॉयस बायर्स बेसिकली हॉकिंग लैब्स के साथ मांडवली करते हैं, जहाँ पर उन्हें अंदर जाने की इजाजत मिल जाती है। वहीं पर दूसरी ओर बच्चे और उनकी गैंग स्कूल के एक जिम्नेजियम में एक टेम्पररी सेंसरी डिप्रिवेशन चेंबर बनाते हैं, जिसके लिए बहुत सारा पानी और बहुत सारे नमक की जरूरत पड़ती है। इवेंचुअली यहाँ
पर 11 माइक के साथ कांटेक्ट करती है और वो उसे बोलती है कि उसकी मॉम उसके पास आ रही हैं, थोड़ा और इंतजार करे। इन सब के चक्कर में डेमोगोर्गन को 11 का पता चल जाता है और वो बच्चों को अपना शिकार बनाने के लिए स्कूल में उन्हें ढूंढने चला आता है। 11 एक्चुअली अपनी पूरी ताकत लगाती है और उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है, लेकिन उस मॉन्स्टर के साथ साथ 11 खुद भी गायब हो जाती है। जॉयस और जिम इवेंचुअली विल को वापस लेकर आते हैं और वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं, लेकिन विल अंत में एक स्लग जैसे ऑर्गेनिज्म को उल्टी करता है। वहीं पर दूसरी तरफ जिम हॉपर एगोज नाम का वॉफल जंगल में किसी के लिए छोड़ता है। सीजन 2 की बात करें तो कहानी एक साल बाद यानी 1984 में टेक प्लेस करती है, जहां पर विल अपने अपसाइड डाउन के एक्सपीरियंस से काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज होता है और उसे आजकल बहुत सारे अपसाइड डाउन की अलग अलग प्रकार की झलकियां देखने को मिलती हैं और वो बेसिकली अपने ही दिमाग में एक मॉन्स्टर को एक्सपीरियंस करने लगता है जिसका नाम माइंड फ्लेयर होता है। जॉयस अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अपने एक नए बॉयफ्रेंड बॉब न्यूबी के साथ करती है, जो बेसिकली एक बहुत अच्छा इंसान होता है और एक टेक नर्ड होता है जो रेडियो शैक में काम कर रहा होता है। दूसरी ओर हमें ये भी पता चलता है कि एक्चुअली 11 जिंदा है और यहाँ पर वो जंगल में एक कैबिन में रहती है। जिम जैसा कि अपनी बेटी को पहले ही खो चुका था, 11 में उसे अपनी बेटी नजर आती है और वो खुद को एक दूसरा मौका देना चाहता है, जिसके कारण गवर्नमेंट से छुपाने के लिए वो उसे जंगल में लेके रहता है। बट 11 को एक्चुअली माइक की बहुत ज्यादा याद आती है। दूसरी ओर लड़कों को एक वीडियो गेम पार्लर में हैंग आउट करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मैड मैक्स नाम के एक प्लेयर ने हाई स्कोर किया होता है और इवेंचुअली पता चलता है कि वो मैड मैक्स बेसिकली एक लड़की है जिसका नाम मैक्स मीफील्ड है और उसका एक बहुत ही एरोगेंट और गुस्सैल भाई बिली हारग्रोव है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीजन 1 के एंड में विल ने एक स्लग को उल्टी किया था, वो स्लग डस्टिन को मिल जाता है कबाड़ में, जिसे वो डियर टगनन कहता है। इवेंचुअली जिम हॉपर को कुछ किसानों की तरफ से शिकायतें आती हैं कि उनकी पंपकिंस पॉइजनस हो रहे हैं और उनके खेत में मौजूद फसलें खराब हो रही हैं। 11 माइक को दूर से ऑब्जर्व करती है और वो बेसिकली नोटिस करती है कि माइक और उसकी गैंग नई लड़की मैक्स के साथ काफी ज्यादा खुश हैं, जिसके कारण वो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और वो बेसिकली अपनी रियल बायोलॉजिकल मदर को ढूंढने के लिए जिम के घर से भाग जाती है। फाइनली उसकी मुलाकात अपनी जैसी एक स्पेशल लड़की से होती है जिस पर भी एक्सपेरिमेंट हुआ था और उसका नंबर 8 होता है, लेकिन वो खुद को काली बुलाती है। ये बेसिकली लोगों के दिमाग में इल्यूजन क्रिएट कर सकती है। खैर, उसका अपना एक ग्रुप होता है जिसका इस्तेमाल करके वो छोटी मोटी लूटपाट करते हैं। यहीं से 11 को अपना नया लुक और नया एटीट्यूड भी मिलता है। इवेंचुअली 11 अपनी माँ से मिलती है और उसे अपनी माँ के साथ क्लोजर मिलता है। दूसरी ओर विल की हालत बहुत खतरनाक हो जाती है और उसे एक्चुअली माइंड फ्लेयर पूरी तरह से काबू कर लेता है, जिसके कारण वो अलग अलग प्रकार की ड्राइंग्स को क्रिएट करता है और इवेंचुअली ये पता चलता है कि उसकी ड्राइंग्स और हॉकिंग से मौजूद खेत में कनेक्शन है और उसकी ड्राइंग बेसिकली माइंड फ्लेयर के वो टनल्स हैं जो खेतों के नीचे से जा रहे हैं और वो बेसिकली कनेक्ट कर रहे हैं अपसाइड डाउन से, जिसका इस्तेमाल करके माइंड फ्लेयर और भी ढेर सारे डेमोगोर्गन्स और डेमोडॉग्स को रियल वर्ल्ड के अंदर भेजकर कब्जा करना चाहता है। और डस्टिन का वो जो पेट मैंने आपको बताया था वो बेसिकली एक डेमो डॉग ही होता है। इवेंचुअली हमें ये पता चलता है कि विल पर माइंड फ्लेयर ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, जिसके कारण हॉकिंग लैब्स के सैम ओवेंस उसकी देखभाल करने के लिए उसे एडमिट कर लेते हैं। इवेंचुअली यहाँ पर डेमो डॉग्स आ जाते हैं और सैडली सबको बचाते बचाते जॉयस का न्यू बॉयफ्रेंड बॉब न्यूबी डेमो डॉग्स के द्वारा मारा जाता है। इवेंचुअली पता चलता है कि विल के द्वारा ही माइंड फ्लेयर इन्हें कंट्रोल कर रहा था, जिसके कारण यहाँ पर विल को छुपा कर एक जगह पर लाया जाता है जिससे उसे पता न चल पाए कि वो कहाँ पर है और डेमो डॉग्स उस तक ना पहुँच पाए। इवेंचुअली यहाँ पर 11 वापस आती है, जो बेसिकली विल और उसकी गैंग के लिए बहुत सरप्राइजिंग था और फाइनली वो उस पोर्टल को बंद कर देती है जिसमें उसकी बहुत सारी एनर्जी लगती है। अंत में हमें स्कूल की एक प्रॉम नाइट दिखाई जाती है जहाँ पर विल और 11 काफी करीब आते हैं और सब कुछ अच्छा लग ही रहा होता है कि अंत से पहले हमें एक छोटा सा झलक दिखाया जाता है माइंड फ्लेयर का, जो बेसिकली हॉकिंग्स पर नजर गड़ाए हुए है। फाइनली सीजन 3 की शुरुआत होती है जो 1985 में टेक प्लेस करती है। पर्सनली मुझे ये पर्टिकुलर सीजन पूरे सीरीज के अंदर काफी ज्यादा कलरफुल लगा और यहाँ पर बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होती हैं। सबसे पहले तो 11 और माइक का रोमांस 7वें आसमान पर होता है, बट हॉपर बीइंग अ फादर वो उन पर हमेशा नजर रखता है और कंट्रोल करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ डस्टिन साइंस कैंप से वापस आता है और अपने फ्रेंड से बात क्लेम करता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसे वो वहाँ पर मिला था और उससे
बात करवाने के लिए वो अपना एक छोटा सा रेडियो स्टेशन बनाता है, जिस पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात तो नहीं कर पाता, बट उसे एक वियर्ड सा रशियन सिग्नल मिल जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ जॉयस ये बात नोटिस करती है कि उसके फ्रिज मैग्नेट्स काम नहीं कर रहे हैं, और जैसा कि पिछले 2 सीजन्स में उसके बेटे के साथ अजीबोगरीब प्रॉब्लम होती है, इस चीज के लिए वो बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाती है। साथ ही साथ हॉकिंस में एक नया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन खुलता है जो होता है हॉकिंस मॉल। इवेंचुअली हमें पता चलता है कि यहाँ पर माइंड फ्लेयर अपना काम तो कर रहा है, लेकिन इस बार शिकार विल नहीं बल्कि मैक्स का भाई बिली है, और वो एक्चुअली तब पोजेस होता है जब वो घर से निकलता है माइक की मदर के साथ डेट के लिए, बट ये दोनों कभी मिलते ही नहीं हैं। बिली बेसिकली माइंड फ्लेयर की कंजम्पशन के लिए अलग अलग प्रकार की बॉडीज, अलग अलग प्रकार के लोगों को किडनैप करके एक स्टील मिल में लाकर माइंड फ्लेयर को कंज्यूम करने के लिए देता है, और जितना ज्यादा बॉडी उसे मिलता है वो उतना ही ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। दूसरी ओर नैन्सी और जॉनथन बेसिकली रिपोर्टर्स बन चुके हैं, और माइंड फ्लेयर से जुड़ी हुई उन्होंने अपनी खुद की एक इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है, जिसमें उन्हें कई सारे रैट्स और इन्फेक्टेड ह्यूमंस के केसेस सुनने को मिल रहे हैं। इवेंचुअली पता चलता है कि ये बेसिकली माइंड फ्लेयर द्वारा कंट्रोल्ड हैं। इवेंचुअली पता चलता है कि स्टीव हॉकिंस मॉल के अंदर नौकरी कर रहा है एक आइसक्रीम शॉप में, जहाँ पर उसके साथ रॉबिन नाम की एक लड़की है, और इसी आइसक्रीम शॉप पे लूकस की बहन एरिका को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। इवेंचुअली स्टीव और डस्टिन एक साथ आते हैं और स्टीव उन्हें रशियन कोड के बारे में बताता है, और बेसिकली स्टीव, रॉबिन, एरिका और डस्टिन मिलकर इस रशियन कोड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इवेंचुअली उन्हें पता चलता है कि हॉकिंस के इसी मॉल के नीचे रशियन आर्मी ने अपना एक स्पाई बेस बनाया है, और वो बेसिकली अपसाइड डाउन को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इवेंचुअली हॉपर को ये बात पता चलती है कि मेयर एक्चुअली रशियन गवर्नमेंट के साथ मिला हुआ है, जिसके कारण उन्हें हॉकिंस का एक्सेस मिल पाया। समहाउ यहाँ पर जॉयस और हॉपर मिलकर एलेक्सी नाम के एक रशियन साइंटिस्ट को किडनैप करते हैं, लेकिन उसे रशियन के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं आती, जिसके कारण हॉपर यहाँ पर अपने पुराने दोस्त मरे से मिलता है, जिसका कोड नेम बॉल्ड ईगल इंग्लिश में है और हिंदी में उजड़ा चमन। सीजन 2 में भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि इसी ने जॉनथन और नैन्सी को करीब आने में हेल्प की थी। इस पर्टिकुलर सीजन में एक काफी फनी साबित हुआ, जहाँ पर वो एलेक्सी का एक एज अ ट्रांसलेटर साबित हुआ, बट यहाँ पर भी ये मस्ती ज्यादा चल नहीं पाई, जहाँ पर एक मेले के दौरान एलेक्सी को एक टर्मिनेटर जैसा कैरेक्टर गोली मार देता है, और वो बेसिकली जॉयस और हॉपर को रोकने के लिए पीछे पड़ा होता है। दूसरी तरफ एरिका के छोटे होने की वजह से वो एयर डक्ट का इस्तेमाल करके रशियन बेस तक किसी तरह पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उन्हें देखने को मिल जाता है वो मशीन जिसकी मदद से वो अपसाइड डाउन के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। डस्टिन और एरिका तो भाग जाते हैं, लेकिन स्टीव और रॉबिन पकड़े जाते हैं। इवेंचुअली एरिका और डस्टिन उन्हें छुड़ा लेते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ नैन्सी और जॉनथन एक वुमन से मिलने जाते हैं, जिसने एक्चुअली कंप्लेंट की थी कि उसका चूहा बहुत ही बुरी तरह से बिहेव कर रहा था। इवेंचुअली हॉस्पिटल में माइंड फ्लेयर का असर देखने को मिलता है, और उस लेडी की बॉडी इवेंचुअली जाकर मिक्स हो जाती है माइंड फ्लेयर के पूरे स्ट्रक्चर से, और एक बड़ा सा मीट मॉन्स्टर हमें देखने को मिलता है। टाइम रहते यहाँ पर 11 और गैंग आ जाते हैं और उसे वहाँ पर वो किसी तरह से हरा देती है, बट कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इवेंचुअली किड्स प्लान बनाते हैं कि बिली को टेलीपैथिकली रीच करने की कोशिश की जाए, और यहाँ पर 11 जब उसे रीच करने की कोशिश करती है तो माइंड फ्लेयर को उसके और बाकी के गैंग की लोकेशन मिल जाती है। इस बार माइंड फ्लेयर अपने साइज से कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखने लगता है, जो बेसिकली सबूत होता है कि उसने कई सारे लोगों और लिविंग बींग्स को कंज्यूम करना शुरू कर दिया है। 11 यहाँ पर भी उससे लड़ती है और बहुत ही बुरी तरह से खुद को बचाती है, जहाँ पर उसका एक छोटा सा हिस्सा उसके पैर में घुस जाता है। बच्चों की गैंग किसी तरह से मॉल तक पहुँचती है और अपनी बची कुची ताकत का इस्तेमाल करके वो किसी तरह उस छोटे से टुकड़े को भी अपने अंदर से निकाल देती है, बट इसके बाद 11 की पावर चली जाती है। दूसरी ओर यहाँ पर जॉयस और हॉपर एक्चुअली मॉल के बेसमेंट में मौजूद उस मशीन को बंद करने के लिए अंदर जाते हैं, बट ऑफ कोर्स ये उतना आसान नहीं होता। यहाँ पर घुसने के बाद उन्हें प्लैंक्स कांस्टेंट की जरूरत होती है, जो इवेंचुअली डस्टिन अपनी गर्लफ्रेंड से रेडियो पर पूछ ही लेता है और इस बात को कंफर्म कर देता है कि हाँ, डस्टिन अकेला नहीं है। इसके बावजूद भी मशीन को बंद करने के लिए बहुत मशक्कत होती है, और यहाँ पर रशियन टर्मिनेटर जैसा वो कैरेक्टर हॉपर के साथ लड़ाई करता है, और जैसा कि समय बहुत कम होता है हॉपर इशारा करता है जॉयस को मशीन को बंद करने के लिए। वहीं दूसरी ओर 11 माइंड फ्लेयर के साथ स्ट्रगल कर रही होती है, और जैसा कि उसकी पावर्स नहीं होती, बिली उसे माइंड फ्लेयर को प्रेजेंट करता है, बट इवेंचुअली बिली के छुपे हुए इमोशंस को 11 वापस जिंदा कर देती है, और बिली एक्चुअली अपनी पूरी जान
लगा देता है 11 की जान बचाने के लिए, जिसमें उसकी खुद की जान चली जाती है। वहीं दूसरी ओर मशीन के चलाने के बाद हॉपर का नामो निशान नहीं मिलता। हर कोई अज्यूम करता है कि हॉपर की डेथ हो गई और यहाँ पर लास्ट में दिखाया जाता है कि जॉयस अपने बच्चों और 11 को लेकर कैलिफोर्निया शिफ्ट होने लगती है और 11 को हॉपर का लास्ट लेटर मिलता है जो काफी इमोशनल था। लेकिन वहीं पर इस सीजन का एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है जहां पर रशियन बेस कैंप में एक अमेरिकन सिटीजन के कैद होने की बात होती है और यही बेसिकली फैंस के लिए अगले सीजन में हॉपर के बचे रहने की उम्मीद थी। सीजन 4 की अगर बात की जाए तो सीजन 4 की कहानी एक्चुअली 3 लोकेशंस में फैली हुई है, कैलिफोर्निया, हॉकिंस और रशिया। जहां पर कैलिफोर्निया में 11 और जॉयस परिवार रह रहा है, जहां पर 11 के पास उसकी पावर ना होने की वजह से उसे डे टू डे लाइफ और स्कूल में बुलिंग झेलनी पड़ रही है। इसी दौरान डॉक्टर ब्रेनर और डॉक्टर ओवेंस की उस पर नजर पड़ती है और वो उसकी पावर्स को वापस दिलवाने के लिए उसे कन्विंस करते हैं और अपनी एक सीक्रेट फैसिलिटी प्रोजेक्ट नीना के अंदर उसे पावर्स दिलवाने की बात करते हैं। वहीं पर दूसरी ओर हॉकिंस में भी कुछ अजीब हो रहा होता है, जहां पर एक्चुअली कई सारे टीनेजर्स और ऐसे लोग जो इमोशनली बहुत वल्नरेबल होते हैं बहुत ही बुरी मौत मर रहे हैं और टीम थ्योराइज करती है कि ये बेसिकली अपसाइड डाउन से जुड़ा हुआ है और शायद इस बार कोई नया विलन है जिसे नाम मिलता है वेक्ना। बट प्रॉब्लम ये होती है कि इन किलिंग्स के लिए किसी और को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, जहां पर हाई स्कूल के D&D क्लब के एडी मंसन को एक्चुअली इन सब के लिए जिम्मेदार माना जाता है। बट डस्टिन, लूकस, मैक्स, स्टीव, रॉबन और नैन्सी ये मानते हैं कि शायद इसमें सच्चाई नहीं है और एडी इतना भी बुरा नहीं है। इवेंचुअली वेक्ना अपना नया टारगेट यहाँ पर मैक्स को चुनता है क्योंकि वो अपने भाई बिली के डेथ से काफी ज्यादा हर्ट होती है और इमोशनली काफी ज्यादा वर्नरेबल। इवेंचुअली जॉयस को ये बात पता चलती है कि शायद हॉपर अब भी जिंदा है लेकिन वो रशिया में है और रशिया में हॉपर को पता चलता है कि यहाँ पर डेमोगॉर्गन का इस्तेमाल हो रहा है और वो वहाँ पर सरवाइव करने की कोशिश करता है। इवेंचुअली जॉयस किसी तरह से रशिया पहुँचती है और हॉपर के साथ रीयूनाइट करती है। इधर यहाँ पर 11 की सप्रेस्ड मेमोरी को फिर से एक्सेस किया जाता है, जहाँ पर उसे एक्चुअली वेक्ना का सच पता चलता है कि वेक्ना एक्चुअली हेनरी क्रील था जो बहुत पावरफुल था और उसने अपनी टेलीकिनेटिक एबिलिटी से बचपन में ही अपने पूरे परिवार को मार दिया था, जिसकी वजह से हॉकिंग्स लैब के अंदर डॉक्टर ब्रेनर का ये सबसे पहला सब्जेक्ट था, जिसके कारण उसका नाम नंबर 1 भी था। इवेंचुअली 11 का उसके साथ एक बहुत घमासान सामना हुआ था और एक्चुअली 11 ने अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके वेक्ना को अपसाइड डाउन में ढकेला था, जहां पर माइंड फ्लेयर ने उसे अपना सोल्जर बना लिया था। कहानी अपने क्लाइमेक्स की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार टीम एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग डिवाइडेड होती है, जहां पर 11 खुद को किसी तरह से प्रोजेक्ट नीना की फैसिलिटी से निकालकर माइक के साथ मिलकर वापस हॉकिंस की तरफ तो बढ़ती ही है, बट वो समय पर नहीं पहुंच पाती, इसीलिए उन्हें टेम्पररी जुगाड़ करना पड़ता है सेंसरी डेप्रिवेशन चेंबर का। वहीं पर दूसरी ओर हॉकिंस में मौजूद टीम डिसाइड करती है वो वेक्ना से खुद निपटेंगे और एक्चुअली यहाँ पर वो मैक्स को बेट बनाने का फैसला करते हैं, जहाँ पर वो क्रील हाउस में जाते हैं जिसमें वेक्ना मैक्स का इंतजार करता है और उसे पोजेस करता है। दूसरी तरफ ये बात पता चलती है कि म्यूजिक उसकी एक सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसके कारण वन ऑफ द क्रैक्स का इस्तेमाल करके बाकी का गैंग अपसाइड डाउन में जाता है और यहाँ पर एडी और डस्टिन म्यूजिक से अपसाइड डाउन में डिसरप्शन क्रिएट करते हैं। चीजें एक्चुअली कुछ समय के लिए काम करती हैं, बट एक्चुअली उन्हें पूरी तरह से गैंग से दूर करने के लिए यहाँ पर एडी अपसाइड डाउन में ही रुकता है और उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है तब तक जब तक बेचारी की जान नहीं चली जाती। इवेंचुअली वेक्ना मैक्स तक पहुंच ही जाता है और वो उसे अपने माइंड रियल में कंट्रोल कर लेता है, लेकिन वहीं पर 11 भी पहुंच जाती है और इन दोनों की बहुत ही घमासान लड़ाई होती है और यहाँ पर वेक्ना एक्चुअली मैक्स को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है। नैन्सी, स्टीव और बाकी के गैंग को वेक्ना की बॉडी मिल जाती है जिसमें वो आग लगा देते हैं और इवेंचुअली उसे खत्म करते हैं। वहीं दूसरी साइड रशिया में भी हॉपर और उसके साथी डेमोगॉर्गन से निपटते हैं और सीरीज अपने एंड तक पहुंचती है बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट के साथ, जहां पर एक्चुअली पहली बार 11 को पता चलता है कि एक्चुअली हॉपर जिंदा है, बट प्रॉब्लम ये भी होती है कि वेक्ना ने कई सारे दरवाजे अपसाइड डाउन के रियल वर्ल्ड में खोल दिए थे, जिसके कारण एक बहुत बड़ा क्रैक हॉकिंग्स के अंदर देखने को मिलता है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए कितना एक्साइटेड हैं और आप चैनल पर नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं।
मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा। तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।